नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग पहला चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव था टोटल कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद अगले अध्याय पर चलेंगे। तो आज ये ज्योग्राफी का भूगोल का क्लास 10 का ना छठा और अंतिम भाग है ऑब्जेक्टिव का। इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगले पर चलेंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारा पूछा भी गया है ना, और रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की संभावना भी इसका बहुत ज़्यादा है। तो याद कर लीजिएगा ये सब जितना भी पढ़ा रहे हैं। तो देखिए 137वां नंबर क्वेश्चन। इसके पहले पार्ट बाय पार्ट करके 5 पार्ट में अपलोड कर दिया गया, उसको भी देख लीजिएगा। कहेगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। मतलब यहाँ पर बता रहा है बहुत सारे परमाणु है ना। अब थर्मल वाला आप देखिए उसमें पॉल्यूशन ज़्यादा होता है ना। कोयला देखते हैं, मालगाड़ी उसमें जलाया जाता है, धुआं निकलता है, उसमें कार्बन पॉल्यूशन होता है। तो ये जो परमाणु वाला होता है ये छोटे से क्षेत्र में ना उससे ज़्यादा बिजली उत्पन्न कर सकता है। मगर इसका एक यही नेगेटिव पॉइंट है कि आपको इसको संभाल कर सुरक्षित जगह से रखना, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव होते हैं ना। परमाणु है तो ज़्यादा नुकसान करेगा कोयला वाला से, तो इसको संरक्षित करना ज़्यादा थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया है। तो ये भी हो ही जाता है, ऐसा बात थोड़े नहीं हो रहा है। तो ये पूछ रहा है जो कहेगा परमाणु है विद्युत गृह किस राज्य में है। तमिलनाडु न, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या है? कर्नाटक में है ना। कहाँ पर ये है? कर्नाटक में है। कहेगा से कर्नाटक याद कर सकते हो भी जाएगा आराम से याद। कहेगा कर्नाटक में है ना परमाणु विद्युत गृह। ये बिजली बनाने का एक संयंत्र, मतलब एक तरह से फैक्ट्री बोल सकते हैं। फैक्ट्री ने इसको जैसे कैसे थर्मल पावर से बनता है ना, वैसे इसमें बिजली बनता है। और क्या, और भी देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है न्यूक्लियर पावर भारत में, उसको देख लीजिएगा ना। तमिलनाडु में है, कलपक्कम तमिलनाडु में ही है। तो दो गए तमिलनाडु में ना। नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है। कुडनकुलम जो है वो तमिलनाडु में, याद कर लीजिएगा। फिर रावत भाटा है ना, ये कहाँ राजस्थान में है। तारापुर मद्रास में है ना। काकरा पार गुजरात में है। काकरा पार कहाँ पर है? गुजरात में है। तो और ये पीछे पर है कर्नाटक में। कहेगा तो ये सब याद कर लीजिएगा। आ सप्ताह ऑब्जेक्टिव में कि ये सब न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मतलब इससे न्यूक्लियर द्वारा है ना बिजली बनाया जाता है परमाणु के द्वारा। 138 नंबर तक भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। ये लगता है 2-3 बार और भी पूछा गया है। मतलब सौर ऊर्जा देखिए कहाँ लगेगा, सौर प्लेट जहाँ पर ऊष्मा ज्यादा होगा ना, सूरज की रोशनी ज्यादा होगा वहीं पर लगेगा ना। पूरब की तरफ तो पहाड़ी इलाका है ना, बारिश थोड़ा उधर ज्यादा होता है। मेघालय की तरफ उधर तो नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश, असम उधर नहीं होगा उतना। राजस्थान मेघालय तो कहाँ जाएगा? राजस्थान में है ना, क्योंकि यहाँ देखते हैं एक तो यहाँ बंजर जमीन है, भूमि भी। और सौर प्लेट लगाएगा तो ये छोटे पैमाने पर तो लगेगा नहीं, जब भी लगेगा तो हजारों एकड़ में एकड़, तभी ना उतना बिजली आप इकट्ठा कर पाइएगा। क्योंकि देखते हैं सोलर पार्क सुने होंगे, बहुत सारा सोलर होता है, हजारों हजार लाखों संख्या में लगा हुआ सोलर दिखते होंगे ढेर सारा। तो कहाँ होगा? राजस्थान में। क्यों होगा राजस्थान में? क्योंकि यहाँ धूप रहता है, गर्मी ज़्यादा है ना, रेत है, जमीन सस्ता बंजर है, खेती के लायक नहीं है। तो आप यहाँ पर आराम से सौर ऊर्जा का उत्पादन, सौर से बिजली उत्पादन कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा 138 का है ना, जो बताया वही है। राजस्थान में क्या है, सर्वाधिक धूप उगता है और राज्य की तुलना में। और राज्य में क्या होता है, देखिए बारिश होता है तो बादल में नहीं बन पाएगा उतना जितना भी धूप में बन पाएगा। तो राजस्थान क्या है, और यहाँ का क्या आबादी भी घनत्व कम है, तो जमीन ज्यादा है, बंजर जमीन है, रेगिस्तान रेतीली बड़ा सस्ता है। आराम से आप वहाँ पर हजारों एकड़ में बना सकते हैं। उसके बाद सरकार की नीतियाँ भी देखिए आजकल बना रहा है। सौर प्लेट का लीजिए तो उस पर सब्सिडी देती है सरकार। इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं तभी सरकार क्या सब्सिडी देती है ना, ताकि बिजली वाला वाहन को बढ़ावा मिले, तो पोल्यूशन कम हो सड़कों पर। सरकार नीतियाँ भी क्या है सौर ऊर्जा की तरफ ही बना रही है कि आप प्रोत्साहन देती है। मतलब 1 लाख का सामान लीजिएगा तो कुछ पैसे सरकार भी दे देती है ऊपर से। 139 नंबर, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ था ना। 2023 का पूछा क्वेश्चन है। अगस्त 1980, जुलाई 1985, सितंबर 1987, अक्टूबर 1993। बताइए तो 139 नंबर का सितंबर 1987 में हुआ था। कब हुआ था?
सितंबर 1987 में, है ना, क्या बना था, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति। क्योंकि देख रहे हैं जल कितना जरूरी है, कि आजकल के देख रहे हैं बड़े बड़े जो फैक्ट्री क्या कर रहे हैं, नदी को ही खराब कर रहे हैं, तभी तो बेचारे वो अपना पानी बेच पाएंगे ना। आजकल पानी क्या बिजनेस बन गया है, हर शहर में देखते हैं बिकता है, जो पहले फ्री था। क्यों? क्योंकि पानी को दूषित कर रहा है आदमी। शहर का जितना होता है नाला कचरा वाला पानी नदी में जा रहा है सीधे, बिना ट्रीट किया हुआ, तो होएगा ही। तो सितंबर 1987 में क्या हुआ था, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति को लाया गया था, ताकि क्या हो, जहां जल की कमी हो जल की पूर्ति किया जाए, सिंचाई किया जाए, बोलते हार्वेस्टिंग, जल को संरक्षित करने के लिए भी जाता है, वर्षा को जल को एक गड्ढा करके ताकि उसका सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। और बोलता है क्या, जो जल है नदी वाला और भी जल है उसको बचाने के लिए बोलता है। ये कब लागू क्या होता, नीति सितंबर 1987 में। आगे देखिए यही बोला है सब, जल संसाधन को विकास करना है ना, संरक्षण करना। मगर उतना के इलाके बाद तो देख रहे गंगा गंदे हो रहे, यमुना का देख रहे हैं हालत क्या, सभी भारत में अधिकतर नदियां देख रहे हैं वही हालत है ना। खाली सरकार नियम कानून बनाती है, देख रहे हैं दिल्ली का क्या हालत है पोल्यूशन में, तो वही सब है जो बताए, देख लीजिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तराखंड, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश, बताइए तो, ए बी सी डी, कहाँ इसमें से, तो जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। कहाँ पर ही है, उत्तराखंड में है ना। कहाँ पर ही है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, देख रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान से लगता है आपको करीब 10 से ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया होगा, है ना। तो इसके अलावा आपको रेलवे या एसएससी में जिसमें जीके पूछा जाए उसमें भी ये पूछा जाता है राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, है ना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। जिला भी याद कर सकते हैं, पूछा जा सकता है ना। यह कब बनी, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, 1936 के समय आजादी से भी पहले बना हुआ है ये। इसका मूल नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था, पहले क्या था इसका नाम, हेली राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम था, जिम कॉर्बेट का, है ना, जो पर उसका पहले क्या नाम था, पूछा जा सकता है, हेली राष्ट्रीय उद्यान, है ना, था। स्वतंत्रता बाद इसका नाम फिर राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया, मतलब समझिए तेसर का नाम है जिम कॉर्बेट, इसके पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान, फिर क्या है राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद पड़ा फिर जिम कॉर्बेट। क्यों? क्योंकि ये बाद में क्या थे, प्रसिद्ध प्राकृतिक वादी थे, मतलब वातावरण के बारे में सोचने वाले थे कि बचाया जाए प्रकृति को, उसके बारे में आंदोलन करने वाले थे ना, बात उठाने वाले थे, सभी देश को सलाह देने वाले कि अपने देश में क्या क्या करना चाहिए वो सब थे। इन्हीं के नाम पर क्या है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट उद्यान रख दिया गया है ना, राष्ट्रीय उद्यान। 1936 का ये पार्क है, समझ लीजिए वो कितना पुराना है। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, सुंदरवन, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार, डिब्रू सैखोवा, कौन है इसमें से बताइए तो, 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें से सबसे छोटा, है ना, 141 का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, बताइए तो इसमें से, सुंदरवन, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार, डिब्रू सैखोवा, कौन है इसमें से, तो कौन है इसमें से, ये डी नंबर है ना, डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा, है ना। यहां देख सकते हैं डिब्रू सैखोवा रिजर्व असम के तिनसुकिया, यह जगह याद कर सकते हैं, कहाँ पर है, तिनसुकिया में, है ना, और डिब्रूगढ़ जिले में स्थित है। यह कितना है, 765 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो जंगल है एक तरह से बोल सकते हैं, कितना में है, 765 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना। उसके बाद देखिए और नंदा देवी है जो और ऑप्शन में था, जो उत्तराखंड में है, उसका है 5860 वर्ग किलोमीटर, अच्छा बड़ा क्षेत्रफल हो गया। सुंदरवन देखिए कितना है, 9600
30 किलोमीटर में सुंदरवन फैला हुआ, अच्छा बड़ा क्षेत्रफल हो गया 9630 में। और ग्रेट निकोबार जो है अंडमान निकोबार में कितना है 885 में, तो सबसे छोटा यही हो गया डिब्रूगढ़ वाला, ये डिब्रू सैखोवा है ना, ये सबसे छोटा रिजर्व बोल सकते हैं जंगल के हिसाब से, 765 वर्ग किलोमीटर है। क्यूनाइन का उपयोग होता है किस में, मलेरिया में, कैंसर में, दर्द निवारक में, टीबी में, है ना। क्यूनाइन का उपयोग किस में होता है निम्नलिखित में से, ए बी सी डी, कौन सा इसमें से, कौन सा बीमारी में इसका यूज होता है ना, क्यूनाइन का, तो इसका होता है मलेरिया में, है ना। क्यूनाइन का उपयोग कहाँ होता है, किस बीमारी को ठीक करने में, क्यूनाइन का मलेरिया में, है ना, उपयोग किया जाता है ठीक करने, उपचार करने के लिए। क्यूनाइन का उपयोग क्या होता है, प्राकृतिक एल्कोलाइड है जिसे सिनकोना, है ना, देखिए नाम यहाँ पर ही, सिनकोना नामक पौधे के छाल से प्राप्त होता है। इसका उपयोग मलेरिया के रोग के इलाज के लिए किया जाता है ना, क्योंकि देख रहे हैं आजकल मच्छर कितना बढ़ रहा है, तो मलेरिया तो बढ़ेगा ही ना, डेंगू वाला मच्छर है ना, गंदगी के कारण क्या है, मच्छर पनपते हैं, मच्छर पनपने से बीमारी फैलता है, और क्या, तो मच्छरदानी का उपयोग कीजिए। तो क्यूनाइन का प्रयोग कहाँ होता है, मलेरिया के इलाज में होता है, याद कर लीजिएगा इसको। फिर देखिए कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है, इसमें नाम से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है ना, कृष्णा राज तो आदमी आराम से मान लेगा कृष्णा नदी पर, मगर नहीं, कृष्णा पर नहीं है ये, है ना, कृष्णा राज, ये याद रखिएगा, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, रिहंत, किस पर है, कावेरी नदी पर है। कृष्णा राज किस पर है, कृष्णा पर नहीं है, किस पर है, कावेरी नदी पर है, याद रखिएगा ना। देखिए कृष्णा राज किस पर है, कावेरी पर है, कहाँ कावेरी में, कर्नाटक राज्य में, मैसूर शहर के पास स्थित है। क्यों निर्माण किया होगा, जल के प्रबंधन के लिए, सिंचाई के लिए, हाइड्रो पावर के लिए, बांध उसी के लिए तो बनाया जाता है ना। इसका निर्माण सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा किया गया था, ये भी याद कर सकते हैं, इनको किनके द्वारा बनवाया गया था, एम विश्वेश्वरैया, है ना, उनके द्वारा। यह मैसूर के तत्कालीन महाराजा, उस समय के मैसूर के ये राजा थे। कृष्णराज वाडियार पूरा नाम ये था, के नाम पर क्या है, निर्मित किया गया था, या निर्मित होगा या नामित किया गया था, निर्मित या नामित दोनों से उन्हीं के नाम पर को रखा गया। कृष्णराज मैसूर के राजा थे, तो बना दिया, कावेरी नदी पर बांध बनाया गया। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, पहले तो ये आप पता कर लीजिएगा मैप पर कि नर्मदा किस किस राज्य से गुजरती है, तो अपने आप पता चल जाएगा। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, ए बी सी डी, बताइए तो किसमें से है, देखिए यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ए में, बी में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो किसका है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में क्या है, नर्मदा नदी घाटी परियोजना है ना, देख सकते हैं यहाँ पर ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात है ना, यहाँ पर क्या है, गुजरात है इसमें, है ना, देखिए हाँ, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। देखिए ये वाला बता देते हैं कहाँ कहाँ नर्मदा जो बांध बनाया गया है परियोजना, कहाँ कहाँ पर क्या है इसमें। यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य नर्मदा नदी के जल का उपयोग करके राज्यों को क्या सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और पन बिजली मतलब विद्युत बनाने के लिए किया जाता है। हाइड्रो पावर से बांध के नीचे पानी टरबाइन ले जाकर बिजली बनाया जाता है ना। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है और सबसे बड़ा जल ग्रह क्षेत्र है ना, ग्रहण क्षेत्र। महाराष्ट्र में इस परियोजना से लाभान्वित होने का एक प्रमुख राज्य है। मध्य प्रदेश से यह नदी महाराष्ट्र में भी जाती है, तो उधर भी इस पर है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है ना, जो इस परियोजना का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटक है, यही स्थित है। और गुजरात को सिंचाई, अब बांध बनेगा तो सिंचाई के लिए पानी को इकट्ठा करके यूज करेगा अलग अलग तरीके से। तो ये योजना कहाँ का है, नर्मदा जो है ना, कहाँ का है, महाराष्ट्र में और गुजरात में। नर्मदा घाटी परियोजना है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तीनों में है।
और ये जो नर्मदा जी उद्गम से पूछेगा तो मध्य प्रदेश से है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी ऐसे दक्कन के पठार में पाई जाती है, तो दक्कन के पठार कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो उसे पता कर सकते हैं। झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश नहीं, दक्कन का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र की ओर है ना। काली मिट्टी किधर पाई जाती है? महाराष्ट्र की ओर। काली मिट्टी में क्या कपास के लिए सबसे अच्छा माना जाता है काली मिट्टी को, है ना। रेगुड़ भी बोलते हैं इसको। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठारी इलाके में, क्षेत्र में, है ना। तो कहाँ होगा जरा? महाराष्ट्र में आंसर इसका। काली मिट्टी को क्या है? रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, या क्या कपास के लिए बहुत बढ़िया होता है, उपजाऊ मिट्टी है, पानी धारण करने की क्षमता इसमें ज्यादा होती है ना। तो यहाँ क्या देखते हैं? महाराष्ट्र था वो आंसर में। और मध्य प्रदेश में पाया जाता है, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, बहुत जगह पाया जाता है ना। जो काली मिट्टी है कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, तेलंगाना में भी, है ना, कुछ हिस्से में। तो यहाँ पर महाराष्ट्र दिया हुआ था, तो आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। और भी पूछा जा सकता है, तो महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ सब भी ये पाया जाता है काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, है ना। नमी धारण करने की क्षमता इसकी ज्यादा होती है ना। इस सब पाली तो ज्यादा दिन तक ये इकट्ठा उसको अपने आप में रख सकता है। निम्न में किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मतलब जो नया नया बेचारा भी मिट्टी बनाई है, नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? खादड़, बांगड़, रेगुड़, इनमें से सभी बताइए। तो 146 नंबर का आंसर खादड़ को नवीन बोलते हैं ना। खादड़ जो होता है और एक होता है बांगड़, है ना। तो पुराना वाला को बांगड़ बोलते हैं और नए वाले को खादड़ बोलते हैं, तो याद कर लीजिएगा। किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं? खादड़ को। और पुराने वाले को बांगड़ बोलेंगे, ये भी याद कर लीजिएगा। रेगुड़ काली मिट्टी को कपास के लिए, खादड़ देखिए यहाँ पर। इसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। यह नदी के बाढ़ के मैदानों के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। यह हर साल बाढ़ के दौरान मिट्टी नई परत जमा हो जाती है, जिससे बहुत उपजाऊ होती है। ये भी क्या है? उपजाऊ होता है ना। बांगड़ ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। पुराना पूछेगा तो बांगड़, और नया पूछेगा तो खादड़ बोलेगा, है ना। यह बाढ़ के मैदान में दूर और ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है, जहां बाढ़ का पानी अक्सर नहीं पहुंच पाता है। यह कम उपजाऊ होता है। जो बांगड़ होता है वो बहुत कम उपजाऊ होता है। खादड़ क्या होता है? नई मिट्टी बार बार आती है तो उपजाऊ ज्यादा होता है, उसमें पानी भी पाया जाता है। ये नदी के किनारे ही होता है। खादड़ ये नवीन होता है, और बांगड़ क्या होता है? पुराना होता है और नदी से दूर पाया जाता है। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? ये देखिए दोबारा 23 में पूछा था, 24 में पूछा गया, दो रिपीट क्वेश्चन है ये। नर्मदा घाटी परियोजना किससे है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से, है ना। अभी तुरंत पढ़ाए थे। नर्मदा घाटी का उद्घाटन मध्य प्रदेश में है, गुजरात से होते हुए, है ना, महाराष्ट्र में। ये सब जगह इस पर बांध भी बनाया गया है। इस पर क्यों बनाया गया? क्या पानी को रोका जा सके। और जब पानी का जब नहीं रहेगा तो इसका सिंचाई के लिए, पेय के लिए, पीने के लिए यूज कर सके, और बिजली बना सके डैम बनाकर, है ना। तो सरकार हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका, है ना। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सिमली पाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देख रहे कितना राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है। सिमली पाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? 2024 में देखिए पूछा गया क्वेश्चन। कर्नाटक, केरल, ओडिशा, उड़ीसा इसको बोलते हैं। गुजरात कहाँ है? सिमली पाल 148 नंबर देखिए तो कहाँ है? उड़ीसा में, है ना। ओडिशा इसको पढ़ते हैं। सिमलीपाल कहाँ है? ओडिशा, उड़ीसा भी बोलते हैं इसको, इसे बोलचाल में। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है, सी नंबर हो जाएगा, है ना। ओडिशा भी बोल सकते हैं। यह एक टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व है ना। जैव मंडल आर्ची मतलब जो जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं उसको यहाँ पर रखा जाता है, ताकि उसके जनसंख्या को संरक्षित किया जा सके और बढ़ाया जा सके। और देखिए अपनी अनूठी जैव विविधता विशेष रूप से मेलेनिस्टिक मेलेनिस्टिक काले रंग के बाघों की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। मतलब ये जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर ही क्या है? काले रंग के बाघ पाए जाते हैं ना, इसके लिए फेमस है। कल्पक्कम
परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, कहाँ है बताइए इसका? 149 तमिलनाडु में है। कलपक्कम कहाँ पर ही है? तमिलनाडु में है, परमाणु संयंत्र स्थापित किया हुआ है ना। इसका नाम क्या है? मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है ना। मैप से इसको याद कर सकती है। तमिलनाडु के चंगलपट्टू जिले में कलपक्कम नामक स्थान पर है ना। और देखिए यह संयंत्र भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके परिसर में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च भी स्थित है। ये याद कर सकते हैं। ये जो कलपक्कम में है ना परमाणु रिएक्टर है, उसके परिसर में कौन है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, मतलब यहाँ पर रिसर्च किया जाता है परमाणु पर है ना। ये जरूरी है। निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? जलवायु, वनस्पति, चट्टान, इनमें से सभी। ये भी लगता है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्यों होता है सभी? क्योंकि देखिए मिट्टी कैसे बनता है? पहले बेचारा पहाड़ रहता है ना। तो जलवायु के कारण क्या होता है? देखते हैं घर ही बनाते हैं तो समय के साथ साथ देखते हैं उसका जब बनाते हैं तो दीवार क्या टूटने लगता है, दीमक लग जाता है ना, फिर झाड़ने लग जाता है। तो वैसे ही पहाड़ है ना, पहाड़ में भी क्या होता है? समय के साथ बीतते 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 ना पानी गर्मी ये सब के साथ क्या तो बेचारा टूट जाता है। टूटा तो नीचे आया, फिर सब मिट्टी बनने में एक दिन करोड़ों साल लगता है, लाखों साल लगता है बनने में, तब जाके बनता है वो। तो कैसे बनता है? जब पहाड़ टूटा बेचारा, फिर पत्थर से पत्थर बना, पत्थर फिर घिस देते टूटते टूटते छोटा छोटा कण बना, बालू रेत जैसा। फिर वो घिस मतलब ना समय के साथ परिवर्तन, मतलब जलवायु है ना सब चीज़ कारक है। नमी के साथ वो फिर छोटा उठे तो मिट्टी का कण बनता है। बहुत समय लगता है मिट्टी बनने में, तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा है ना, क्योंकि वनस्पति क्या है उसको नमी प्रदान करता है, तो और जल्दी वो पहाड़ पर देखते हैं गाछ भी सूख जाता है, तो क्या वो धीरे धीरे कमजोरी क्या ना जड़ उसका जाकर वो बेचारा फिर टूटेगा, फिर छोटा छोटा कण, फिर छोटा छोटा कण होते हैं तो रेत बनेगा, रेत से फिर मिट्टी बन जाएगा वो। और फिर ज्वालामुखी से देखते हैं फिर पहाड़ बनता है। ये भी प्रक्रिया चलती रहती है। निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, मतलब बंगाल में पूछ रहा कौन सा? विशेष SEZ पूछ रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सूरत, सांता क्रूज, कांडला, कांडला तो गुजरात में है ना। फाल्ट, तो फाल्टा हो जाएगा है ना। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? फाल्टा है ना। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? फाल्टा है। यह दक्षिण 24 परगना जिला में है ना। यह नाम फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे बाद में SEZ में परिवर्तित कर दिया गया। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था बताइए? पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए पहली बार विश्व में क्या हुआ था? देश आपस में बैठे थे कि हाँ इस पर कुछ काम करना चाहिए। तो कब हुआ था पहली बार? 1972, 1985, 1992, 1995, तो 1972 में हुआ था पहली बार है ना। दुनिया के लोगों को ला के नहीं धरती के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसे तो बेचारे क्या है धर के एकदम प्रदूषण, पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, जीव जंतु के मार रहे हैं, मगर 1972 में क्या है फिर चीज़ें धीरे धीरे अब तो देखिए और ज़्यादा आवाज़ उठता है ये सब के बारे में जब जंगल कटाई होती है। तो 1972 में हुआ था ना। और इसी के देखते हुए फिर 5 जून को क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाने लगा इसी बैठक के बाद से, ताकि लोगों को याद रहे कि नहीं पर्यावरण के बारे में भी कुछ करना चाहिए। जो जंगल काट रहे हैं, ये कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। निम्न में कौन अजैविक संसाधन है? देख लेते हैं यहाँ पर। मानव पर्यावरण संयुक्त सम्मेलन, हाँ स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। हाँ ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन, ये भी
2 बार लगता है 3 बार, और बुक में बता दिए थे, मगर फिर भी सुन लीजिए। ये 2 होते हैं, एक जैविक होता है, एक अजैविक होता है ना। जैविक होता है जो जीव जंतु से प्राप्त होता है, जैसे पेड़ का पेड़ हो जाएगा, है ना, आदमी का आदमी, जानवर का जानवर, ये सब जैविक हो जाएंगे, ये जीवित चीज होते हैं ना। और अजैविक होते हैं मृत चीज, अजैविक, है ना। तो इसमें बताना है कौन, इसमें मानव, पक्षी, नदी, पेड़। तो देखिए मानव क्या है, जैव है ना, जीव जंतु है, जान है इसमें से, पक्षी भी है, पेड़ भी है, नदी हो जाएगा, अजैव है इसमें से ना। इसमें भी 2 होता है, एक होता है बायोटिक, होता है एबायोटिक, है ना। तो बायोटिक होता है जैविक, जीव मंडल में से जो जीव प्राप्त होते हैं उसको जैविक बोलते हैं। और अजैविक हो गया जो मृत हो गया, पहाड़ पठार, है ना, ये सब रेत, ये सब अजैविक हो गया, खनिज पदार्थ ये सब, पेट्रोलियम, है ना। बायोटिक और एबायोटिक, तो बायोटिक ये जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, जैविक बोलेंगे। ये निर्जीव वस्तुओं से बने थे उसको अजैविक बोलेंगे, है ना, जैसे नदी जल, है ना, धातु पवन ऊर्जा ये सब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा अजैव में। अजीब मतलब क्या, अजैविक में, अजीब भी इसको बोलते हैं, जैव होता है ना, अजैव, इस तरह से। रेगुड़ किसे कहते हैं, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो पढ़े थे पीछे। काली मिट्टी को कपास के लिए एकदम बहुत बढ़िया माना जाता है, उपजाऊ मिट्टी होता है ये। रेगुड़ को काली मिट्टी कहते हैं ना, कपास मिट्टी, इसको काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण क्या होता है, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकले बेसाल्ट लावा चट्टानों से ये बनता है। ये मिट्टी क्या है, उच्च नमी धारण क्षमता के लिए प्रसिद्ध, जिसके कारण यह गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है ना। शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है या अवस्थित है, दोनों में से की शरावती, है ना। ये पीछे क्वेश्चन इसका उलट कर पूछा गया था, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बताइए तो। साइड हट जाते हैं, कर्नाटक में है। कहाँ पड़ी है शरावती नदी घाटी परियोजना, कहाँ पड़ी है, कर्नाटक में है ना। परियोजना कहाँ है, कर्नाटक में है। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग लिंग नमक्की बांध है ना। इस नदी पर भारत का प्रसिद्ध और ऊंचाई के मामले में जोग जलप्रपात, ये भी बहुत बार पूछा गया इस बार, इसी नदी पर है, क्या है, जोग जलप्रपात, है ना, शरावती नदी पर ही है। ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है, ऐसे बोला जाता है एवरेज है ना, जितना क्षेत्रफल है उसका 33% होना चाहिए। मतलब भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका 33%, मतलब 1/3 से थोड़ा ज्यादा वन होना, जो तिहाई की आधा रहेगा तो और बढ़िया रहेगा, जंगल रहेगा तो वातावरण स्वच्छ मिलेगा ना, हवा स्वच्छ मिलेगा, पानी अच्छा मिलेगा। तो कितना है अभी वर्तमान में, 21.25%, 24.62%, 33%, 18%। तो अभी है लगभग इतना बोल रहा है, 24.62% है सब मिलाकर, जो कि क्या है, एवरेज से भी बहुत कम है ना। 33% होना चाहिए, मगर कितना है, 24.62% है भारत में वन, सब मिलाकर, है ना। देख रहे हैं 24.62% है। उसमें से देखिए फॉरेस्ट कवर कितना है, 21.71% है ना, केवल वनों से ढका हुआ क्षेत्रफल, ये भी याद कर लीजिएगा, पॉइंट है। वृक्ष से कितना है, ट्री से ढका हुआ 2.89%, ये दोनों मिला दीजिएगा तो अप्रोक्स 24.62% सब जंगल हो जाएगा। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ पड़ी है, 157 बताइए तो। असम में है ना, असम में क्या है, नहरकटिया तेल क्षेत्र है। यह तेल क्षेत्र असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिले में है। नहरकटिया भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे और हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड इस क्षेत्र में मुख्य रूप से परिचालन करती है। यह क्षेत्र कब बना था,
1950 के दशक में खोजा गया था, है ना। इसने भारत में तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन में भूमिका निभाई। असम में और भी बहुत सारे हैं ना, दिगबोई में है और मोरान, हुगरी जन, ये सभी क्षेत्र में क्या तेल के काम होता है। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? 1975, 1982, 1987, 2002 में। कब हुआ था बताइए तो? 1987 में। कब हुआ था? 1987 में प्रथम जल नीति, राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई थी। क्योंकि देख रहे थे, देखते हैं यहाँ पर हजारों करोड़ यमुना साफ करने के लिए, गंगा साफ करने के लिए आवंटित होता है पैसे, है ना, मगर साफ होता है नहीं होता है। लाया गया था बढ़िया नियत से, मगर काम करेगा आदमी वैसा तब नहीं उस पर। 1987 में ना भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई। इसका उद्देश्य क्या था? जल संसाधनों का विकास करना। कितना विकास करना तो सरकार ही बेचारी जानती होगी ना। संरक्षण करना, प्रबंधन करना। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में? केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार। बताइए तो। 1959 का राजस्थान में है ना। इंदिरा गांधी नहर किस में है? कभी खास कहां पर कहा गया है? राजस्थान में। जिसे पहले राजस्थान नहर कहा जाता था, भारत की सबसे लंबी नहर प्रणाली में से एक है ना। ये थार रेगिस्तान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के लिए इसको बनाया गया था। पेयजल उपकरण जिससे इस क्षेत्र की कृषि और जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार। यह नहर किस पर है? सतलुज और व्यास नदी के संगम पर बने हरिएक बैराज, हरेक पत्तन पंजाब से निकलती है ना। यह मुख्य रूप से राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में को लाभ पहुंचाता है। ये सब इसमें से देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में काम आ सकता है ना। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान देख ले कितना बार लगता है, 10-15 बार क्वेश्चन इसी से पूछा गया है। राष्ट्रीय उद्यान रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम। कहाँ है बताइए तो? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ी है? हिमाचल प्रदेश में। कौन है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है। कुल्लू मनाली घूमने के लिए जाते हैं लोग, कुल्लू जिले में स्थित है। यह ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक क्षेत्र का एक हिस्सा है ना। यह क्षेत्र मुख्य रूप से अपनी अल्पाइन घास के मैदान के लिए फेमस है। घने शंकुधारी वनों और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है ना ये वाला। यह राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव संरक्षण, प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। घूमने जाइएगा तो अपने पता चल जाएगा है ना। जिसमें कई दुर्लभ प्रजातियों और जीव वनस्पतियों को यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान इसलिए बनाया जाता है जो क्या है, पेड़ पौधे, जो जीव जंतु है ना, जो जानवर विलुप्त हो रहा है उसको वहाँ पर संरक्षण मिलता है, उसके जनसंख्या को वहाँ पर रखकर बढ़ाया जाता है। 161 देखिए, तेजी में थोड़ा करें ताकि क्वेश्चन देख रहे, बहुत सारा क्वेश्चन है। अगर धीरे धीरे करेंगे तो बहुत लंबा खींच जाएगा। थोड़ा स्पीड में चलते हैं, वैसे भी पढ़ाया हुआ बुक से है तो क्वेश्चन आपको आराम से रिवीजन हो जाएगा, है ना। भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? मतलब पूछ रहा भारत में ऐसा कौन सा खनिज है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट, अब्रक। तो नहीं, डी नंबर है ना। ये भी 3-4 बार उलट पलट करके पूछा गया। भारत में क्या है, अब्रक बहुत मात्रा में ना, झारखंड और भी बहुत क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मगर झारखंड ज्यादा पाया जाता है झारखंड में। और भारत में अच्छा क्वालिटी का अब्रक पाया जाता है, इसमें भी क्वालिटी होता है अब्रक में भी। भारत के लंबे समय से क्या अब्रक का क्या है, विशेष रूप से सीट अब्रक का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है ना। सीट अब्रक, भारत उच्च गुणवत्ता वाले सीट अब्रक के उत्पादन में विश्व अग्रणी। अब देखिए इसका जो अब्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सामान में बहुत होता है, ये विद्युत का कुछ अलग होता है ना ये। और देखिए झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में ये पाया जाता है। बोलो भारत में झारखंड में जब सबसे ज्यादा मतलब और भी राज्यों में पाए जाते हैं। और जो
सीट अबरक है उच्च क्वालिटी का, वो भारत में पाया जाता है, तो दुनिया में अग्रणी है भारत अबरक के अच्छे मामले में, और क्षेत्र में भी होना चाहिए था। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है या पड़ती है? तो ये भी लगता है क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट किया गया है 2024 में, दूसरा एक पेपर पूछा गया है। टीन, बॉक्साइट, मैग्नीज, लोहा। एल्युमिनियम के लिए क्या है, बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम में बॉक्साइट का यूज किया जाता है एल्युमिनियम बनाने के लिए ना, खनिज बॉक्साइट। 113 दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ओडिशा। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो बता सकते हैं A, B, C, D, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्य में है। दामोदर घाटी परियोजना दोनों राज्य में है ना। देखिए यह परियोजना झारखंड के कहा निकलता है, छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली दामोदर नदी पर केंद्रित है और पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों तक ये फैला हुआ है। दामोदर ने विनाशकारी बाढ़ों को नियंत्रण करना है ना। दामोदर को जिसे बाढ़ बिहार में क्या कोसी को शोक बोलते हैं ना, वैसे ही दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि बंगाल का शोक कौन सा नदी है, तो दामोदर नदी, क्योंकि जब बारिश की दिन तो वो भी बढ़ जाता है, आसपास के इलाकों में बाढ़ ला देती है, कोसी जैसा ही। सिंचाई के लिए यहाँ पर बनाया गया था ना जल विद्युत और ताप विद्युत का उत्पादन होता है इस पर। गोदावरी बांध किस नदी पर बना है? ये बहुत आसान क्वेश्चन। गोदावरी बांध किस पर है? गोदावरी पर ही है। ये कृष्णा राज्य जैसा नहीं कि कावेरी पर बना है ना, तो गोदावरी वाला क्या है, गोदावरी पर ही है। गोदावरी नदी पर बहुत सारे बांध बनाया गया है। आस्वान बांध किस नदी पर बना है? 164 नंबर है। आस्वान आस्वान बांध किस नदी पर बना है? 2024 पूछा गया है। नील, अमेजन, कृष्णा ना, ये ओडिशा में है। ये गोदावरी किस नदी पर है? नील नदी, अमेजन नदी, कृष्णा नदी या गोदावरी नदी पर? आस्वान कहाँ पर है? नील नदी पर है ना। ये थोड़ा सा भारत से बाहर के कंटेंट का पूछ लिया है ना, याद तो भी जरूरी है, कर लीजिएगा। ये नील नदी बार बार देखिएगा एग्जाम परीक्षा नौकरी वाला में पूछा जाता है, जॉब वाला में ना, सरकारी में। तो आस्वान कहाँ पर है? नील नदी पर यह बांध बनाया गया है। तो आपका जो पहला चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन था समाप्त हो गया। देखते हैं 164 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ। इसके अलावा भी देखिएगा 4-5 क्वेश्चन और इसमें डाला गया था क्यू करके क्वेश्चन, तो लगभग 170 के आसपास ये क्वेश्चन है। इसको कर लेने के बाद हमको नहीं लगता कि आपको फिर बाहर से कहीं करना पड़ेगा, तो इसको अच्छे से एक बार 2 बार रिवीजन के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं अब ज़्यादा नवंबर आधा खत्म ही हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तो एग्ज़ाम ही हो जाएगा। तो एग्ज़ाम की तैयारी क्या है, थोड़ा तेज़ी ले आइए। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।